नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं भारतेंदु युग और जो आधुनिक युग के जितने भी युग हैं बाद हैं तो उनको हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। और ये आपकी कक्षा 10वीं की जो हिंदी है तो उससे लिया गया है। तो जो कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हैं मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन आपकी हिंदी से एक वीडियो आने वाला है आपके पाठ से संबंधित। अभी हम ये प्रारंभिक जानकारी ले रहे हैं हिंदी साहित्य की। इसके बाद जो सिलेबस मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या आपके पाठ में दिया गया है पाठ्यक्रम में उसको लेकर के आएंगे। तो हम देख लेते हैं कि भारतेंदु युग किस प्रकार से रहा है। इसकी जो संक्षिप्त जानकारी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, उसी को हम लेकर के चल रहे हैं। भारतेंदु युग का समय सन 1843 से सन 1900 तक माना गया है। विराट व्यक्तित्व के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ है। तो जो भारतेंदु युग है वो किनके नाम पर? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है। लेखक कवि बहुत ही इनका जो लेखन क्षेत्र है बड़ा रहा है। ये कम समय में इनका जो जीवन काल है 35 साल की उम्र ही इनकी रही। तो इतने कम समय में इन्होंने इतना विस्तृत लेखन दिया है हिंदी साहित्य को। तो इन्हीं के नाम पर जो है भारतेंदु युग का नामकरण हुआ है। इस काल के काव्य में जन चेतना, राष्ट्रीयता, समाजोद्धार का स्वर मुखरित हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र इस काल के प्रमुख कवि रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है इसका समय 1843 ईस्वी से 19वीं जो ईस्वी है तब तक भारतेंदु युग माना गया है। कब से? 1843 से 19 ईस्वी तक। ठीक है, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही इस युग का नामकरण हुआ है। अब हम कुछ संक्षिप्त में इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसकी विशेषताएं जो है, नंबर 1 है देश प्रेम की भावना रही। इस युग के कवियों ने अंग्रेजी शासन के अन्याय, क्रूरता, शोषण आदि के प्रति रोष व्यक्त किया है। रोष यानी कि गुस्सा व्यक्त किया है। राष्ट्रीयता का संचार हुआ है। किसमें हुआ है? कहीं ना कहीं इस युग में जिन कवियों ने काव्य रचनाएं की हैं, ग्रंथ लिखे, साहित्य लिखे, उसमें अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो है खूब बढ़ा चढ़ा करके लिखा। समाज को कहीं ना कहीं जागृत करने के लिए लिखा गया है और अंग्रेजी शासन के गलत नीतियां, गलत व्यवहार के कारण गुस्सा व्याप्त इन काव्यों में रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यही अते ख्वारी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं जनजीवन का चित्रण। तो इस युग में जो है भारतेंदु युगीन कवियों ने कुरीतियों, धार्मिक मिथ्याचार, अंग्रेजी सभ्यता पर व्यंग, अकाल महामारी, युग सत्यता आदि को स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत कर जन जागरण पर सराहनीय कार्य किया है। तीसरी विशेषता है इस युग की प्राचीन एवं नवीन का समन्वय। तो भारतेंदु युगीन कवियों ने एक ओर तो राधा और श्री कृष्ण के भक्ति से परिपूर्ण सरस एवं मधुर छंदों की रचना की है, तो दूसरी ओर शिक्षा, स्त्री शिक्षा, धार्मिक पाखंडों का उपहास आदि नवीन विषयों का समावेश करके अपने जीवन अनुभवों को प्रस्तुत किया है। चौथी इसकी विशेषता रही है प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति का अंकन। तो भारतेंदु युग में प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति के विविध रूपों का मनोरम चित्रण हुआ है। ये सब जो विशेषताएं हैं ये किसकी हैं? भारतेंदु युग की विशेषताएं हैं। अब हम देख लेते हैं कला पक्ष से संबंधित। तो भाषा शैली यानी कि काव्य रचनाओं की भाषा शैली कैसी रही? भारतेंदु युग में पद्य की भाषा ब्रज तथा गद्य की भाषा खड़ी बोली थी। खड़ी बोली में भी पद्य रचना का प्रयास हो रहा था, किंतु उसमें सरसता का नितांत अभाव रहा। दूसरा है छंद एवं अलंकार। तो इस युग के कवित्त, सवैया, रोला, छप्पा आदि छंदों और अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का सहज प्रयोग किया गया है।
इस प्रकार भारतेंदु युग में काव्य की राष्ट्रीयता, जन जागरण, अतीत का गौरवगान, समाज सुधार आदि विषयों पर सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। तो ये भारतेंदु युग की जो विशेषताएं हैं ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है कि क्या क्या इस युग की विशेषताएं रहीं और कब से कब तक भारतेंदु युग रहा। 1843 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग माना गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका मूल नाम था और हरिश्चंद्र के नाम पर ही जो युग पड़ा वो भारतेंदु पड़ा। भारतेंदु नाम से इन्हें उपाधि मिली थी हरिश्चंद्र को, तो इसी उपाधि के नाम पर इस युग का नाम पड़ गया। अब हम देख लेते हैं दूसरे नंबर पर द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक। द्विवेदी युग की समयावधि 1900 से 1920 ईस्वी मानी गई है। इसका नामकरण युग प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर माना गया है या किया गया है। किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इनके नाम पर द्विवेदी युग नाम पड़ा। इसका समय सीमा कब तक रही? 1900 से 1920 ईस्वी तक इसकी समय सीमा रही। इस युग में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को काव्य रूप में स्थापित किया गया। द्विवेदी युग में भाषा परिमार्जन तथा समाज सुधार के सराहनीय कार्य किए गए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक आदि इस युग के प्रमुख कवि रहे हैं। अब हम विशेषताएं देख लेते हैं। प्रमुख विशेषताएं तो इसके अंतर्गत हम नंबर 1 पर देखते हैं लोक कल्याण। इस युग के कवियों में लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर सामाजिक कुरीतियों, अशिक्षा, निर्धनता, सांप्रदायिकता, अत्याचार आदि से मुक्ति दिलाने का सफल प्रयास किया है। दूसरी विशेषता है द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग के कवियों ने भारत की महिमा का गायन करते हुए दासता से मुक्ति की प्रेरणा दी है। यह कविता देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। तीसरी विशेषता है आदर्शवाद। तो इस युग के काव्य में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक पतन से छुटकारा दिलाने के लिए आदर्श मानव जीवन का संदेश दिया गया है। तीसरी विशेषता है नारी के प्रति सम्मान और सहानुभूति। तो द्विवेदी युग के कवियों ने नारी की दयनीय दशा के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया। विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज आदि की निंदा की गई। पांचवी है विशेषता प्रेम, सौंदर्य एवं प्रकृति का चित्रण। तो इस युग में काव्य में प्रेम, सौंदर्य तथा प्रकृति की संवेदनशीलता का अंकन हुआ है। और भाषा हम देखें तो इस युग में खड़ी बोली काव्य की रचना की गई। भाषा के परिमार्जन की दृष्टि से यह युग जो है प्रमुख या विशेष महत्व रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं द्विवेदी युग में जो है भाषा कैसी हो गई थी? परिमार्जित, जिसे हम बोलते हैं शुद्ध व्याकरण सम्मत भाषा हो चुकी थी। छंद अलंकार आदि देखें तो द्विवेदी युग में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियों में काव्य रचना हुई। कवित्व, हरिगीत का गीत आदि छंदों और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग इस काव्य में हुआ है। इस प्रकार द्विवेदी युग काव्य में कला एवं भाव एवं कला की दृष्टि से पर्याप्त समृद्ध रहा है। अब हम देख लेते हैं छायावादी युग। तो छायावादी युग के अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले इसका समय 1920 से 1936 ईस्वी माना गया है। और यह युग हिंदी कविता के उत्कर्ष का, प्रकृति चित्रण के मनोरम नमूने का काव्य है। प्रेम, सौंदर्य, मोहक चित्रण इस युग की कविताओं में देखी जा सकती है। भारतीयता, मानवता, राष्ट्रीयता आदि उत्कृष्ट भावों से यह काव्य ओतप्रोत या भरपूर रहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रमुख कवियों में कौन कौन से थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके अलावा जयशंकर प्रसाद। पहले नंबर तो जयशंकर प्रसाद ही थे, दूसरे नंबर पर निराला जी थे, तीसरे नंबर पर सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा जो है छायावाद के प्रतिनिधि रचनाकार या कवि माने जाते हैं। अब इसकी हम विशेषताएं देखते हैं। तो प्रकृति चित्रण नंबर 1 विशेषता है। प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध छायावाद के कवियों ने प्रकृति के आलम्बन रूप के माध्यम से अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। दूसरी विशेषता है प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण। तो छायावादी काव्य में प्रेम और सौंदर्य के विविध भावपूर्ण चित्र जो है अंकित किए गए। इसके अलावा तीसरी विशेषता है रहस्य भावना। तो छायावाद के सभी कवियों ने रहस्यवाद के द्वारा अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त किया है। उनमें सचेतन प्रकृति के पीछे विद्वान
विद्यमान अज्ञात सत्ता के प्रति कौतूहल स्थित है। चौथी विशेषता है व्यक्तिगता एवं जो वेदना है, तो छायावादी काव्य में व्यक्तिगत अनुभूतियों की वेदना परक स्वर दिया गया है। पांचवी विशेषता है जागरूकता। राष्ट्रीयता से परिपूर्ण छायावादी कविता में नारी, समाज, मानवता, कला आदि के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया है। अब हम भाषा के अंतर्गत देखते हैं कि छायावादी की भाषा किस तरह से रही है। तो लाक्षणिकता, सजीवता से युक्त भाषा का उत्कृष्ट रूप छायावादी कविता में दिखाई देता है। प्रबंध एवं मुक्तक दोनों ही काव्य रूप सर्वथा नए रूप में प्रस्तुत हुए। बिंब एवं प्रतीक विधान की विलक्षणता ने इस काव्य को अनुपम बना दिया। छंद अलंकार वही है, मानवीकरण, ध्वन्यार्थ, व्यंजना, विशेष, विपर्याय आदि नवीन अलंकारों की जो रूप हैं देखने को मिले। और इसके अलावा मुक्त छंद का भी भरपूर प्रयोग किया गया छायावादी युग की काव्य रचनाओं में। मानवीकरण छंद का भी प्रयोग हुआ। इस प्रकार भाव एवं कला की दृष्टि से छायावादी काव्य उत्कृष्ट रहा है। चौथे नंबर पर आता है प्रगतिवादी युग। तो प्रगतिवादी ये आधुनिक काल के जो युग हैं आपको मैं एक क्रमबद्ध तरीके से बता रही हूँ कि सबसे पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, अब क्या है प्रगतिवादी युग। तो प्रगतिवादी युग का समय 1936 से 1943 तक माना गया है। पूंजीवादी शोषण के विरोध स्वरूप प्रगतिशील विचारधारा से प्रेरित कविता को प्रगतिवादी काव्य नाम दिया गया। इस काव्य में सामाजिक यथार्थ का अंकन किया गया। इस काव्यधारा में कवियों में रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। अब हम देख लेते हैं विशेषताएं। तो वही है सामाजिक विषमता के प्रति आक्रोश। तो जो प्रगतिवादी युग है उसमें प्रगतिवादी काव्य में किसान, मजदूर तथा शोषित के प्रति सहानुभूति व्यक्त है। व्यापारी, जमींदार, उद्योगपति आदि शोषक के प्रति इस कविता में आक्रोश का भाव है। इस काव्य में सामाजिक समता का उद्घोष किया गया है। दूसरी विशेषता है दीनहीनों एवं नारी के प्रति सहानुभूति। तो प्रगतिवादी काव्य में शोषित, दीनहीन एवं नारी वेदना को मुखर किया गया है। इस काव्य में उपेक्षित वर्गों के प्रति सहानुभूति की भावना व्यक्त की। रूढ़ियों का विरोध। इस विचारधारा के कवियों ने रूढ़ियों, अंधविश्वासों, धर्म के प्रति तीव्र विरोध किया है। उनके लिए मंदिर, मस्जिद आदि महत्वहीन है। वे परमात्मा, स्वर्ग, नर्क आदि में विश्वास नहीं करते हैं। अब हम देख लेते हैं भाषा के संबंध में। तो सहज सरल भाषा। प्रगतिवादी काव्य में साधारण की जो भाषा थी, बोलचाल की आम भाषा का प्रयोग किया गया। संस्कृत निष्ठ शब्दों, प्रतीक, लाक्षणिकता आदि का प्रयोग हुआ है, लेकिन अधिकांशतः भाषा जो रही है सरल ही रही है। छंद एवं अलंकार। तो प्रगतिवादी कवियों ने मुक्ता को अतुकांत छंदों में काव्य रचना की है। इन कवियों ने अलंकार एवं रूढ़ियों को त्याग कर नवीन रूपक तथा उपमानों को अपनाया है। इस प्रकार प्रगतिवादी कविता में किसान, मजदूर, नारी, निम्न वर्ग आदि की दयनीय दशा के प्रति संवेदना एवं पूंजीपतियों के प्रति रोष का स्वर व्यक्त हुआ है। अब हम देख लेते हैं पांचवा युग है, बाद है, कौन सा है? प्रयोगवाद एवं नई कविता। तो प्रयोगवाद और नई कविता कहीं ना कहीं हम इसको एक ही मान सकते हैं। वैसे आप लोगों के लिए ये एक ही हम ऐसे मान लें, क्योंकि प्रयोगवाद का समय अलग रहा और नई कविता का समय अलग रहा। फिर भी हम देख लेते हैं। अज्ञे द्वारा संपादित जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशायन अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के 1943 के प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवाद की प्रवृत्ति के प्रति आग्रह दिखाई दिया। यानी कि हम कहें कि प्रयोगवाद का समय है 1943 से शुरू हो गया था, इसलिए इस युग का नाम प्रयोगवाद रखा। धीरे धीरे इन प्रयोगों के फलस्वरूप जो काव्यधारा प्रस्फुटित हुई वह नई कविता कहलाई। इस धारा के कवियों में अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, भरत भूषण अग्रवाल आदि कवियों के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से रहीं कि
इस कविता में नवीन जीवन मूल्यों, आदर्श एवं मान्यताओं को नए ढंग से अभिव्यक्ति दी गई। दूसरा है प्रयोगवादी कविता में अति व्यक्तिकता, अति बौद्धिकता, अति यथार्थवाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तीसरी विशेषता है ये प्राचीन को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इनका विद्रोही स्वर पर्याप्त कटु एवं व्यंग्यात्मक हो गया है। चौथी विशेषता है निराशाओं, कुंठाओं, भटकाओं तथा उन भावनाओं को स्पष्ट अभिव्यक्ति इस युग में हुई है। पांचवी विशेषता हम देख लेते हैं सामाजिक विसंगतियों, असमानताओं की अभिव्यक्ति के साथ विकृतियों, भद्देपन, विचित्रता आदि का भी खुला चित्रण हुआ है। प्रकृति के विविध रूपों का मनोरम अंकन इस काव्य में हुआ है। इस काव्य में अंग्रेजी, उर्दू, अरबी आदि शब्दों का जो प्रयोग है व्यवहारिक भाषा के रूप में किया गया है। नवीन प्रतीकों एवं उपमानों से युक्त मुक्तक शैली को अपनाया गया। नौवीं विशेषता है छंद का बंधन इन कवियों ने स्वीकारा नहीं। इस प्रकार इन कवियों ने हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान की। ठीक है, तो ये रहे आपके आधुनिक युग के सभी काल, सभी वाद, और इस वीडियो को आप लोग 2-4 बार ही पढ़ेंगे, सुनेंगे तो उतने में ही आपको इससे संबंधित जो बेसिक महत्वपूर्ण जानकारी है वो याद हो जाएगी। तो उम्मीद है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से अपनी तैयारी बनाए रखिए और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए कि और आप अपने विषय से संबंधित क्या चाहते हैं। साथ ही अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कक्षा 9, 10, 11, 12 की वीडियो आप लोगों को चारों क्लास के एक ही चैनल पर मिलने वाले हों, और आप लोगों की प्लेलिस्ट भी अलग अलग बननी है या बनती जाएगी, तो उससे आप लोगों को ज़्यादा सुविधा होगी। प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 10, कक्षा 9 इस तरह से आप लोग अपनी वीडियो और 11 के जो हैं तो देख सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।